नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पूरा टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है, एक दो टॉपिक बस रह गए हैं। आज और कल एक दो दिन में ही खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? लैंथेनाइड संकुचन के बारे में जाने थे। लास्ट टॉपिक था, बाएं से दाएं गए थे तो परमाणु संख्या क्या हुआ था? बढ़ा था, परमाणु संख्या बढ़ा, लेकिन 4f का जो परिरक्षण प्रभाव है कम हो गया था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन है एस कक्ष NS वाले में ना जाकर N-2f में जाता है, मतलब f कम रहता है। अब कम है मतलब परिरक्षण प्रभाव कम है, इसीलिए लास्ट वाले पर नाभिकीय आकर्षण को रोक नहीं पाता अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन को, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए छोटा हो जाता है। उसके बाद गुणों में परिवर्तन भी जान लिए थे, अन्य तत्वों पर प्रभाव समझ में आ गया था, और क्षारीय प्रभाव देखे थे, पृथक्करण आया था। अगला टॉपिक है लैंथेनाइड मिश्र धातु बनाना। लैंथेनाइड मिश्र धातु, लैंथेनाइड मिश्र धातु। अच्छा, मिश्र धातु के बारे में जानते हो? मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। इसके बारे में पहले भी पढ़ रखे, लेकिन मिश्र धातु में लैंथेनाइड मिश्र धातु आ गया। लैंथेनाइड मिश्र धातु में क्या होगा? जो लैंथेनाइड के तत्व है वो अन्य तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाएगा? मिश्र धातु। इसको बोलेंगे लैंथेनाइड मिश्र धातु। समझ में आया? लैंथेनाइड अन्य तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाएगा? लैंथेनाइड मिश्र धातु। समझ में आया? लैंथेनाइड के तत्व अन्य तत्वों के साथ मिलकर लैंथेनाइड मिश्र धातु बनाएंगे। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर दोनों की पार्टिसिपेंट रहना चाहिए, भागिता की कितना कितना परसेंट लेगा। तो जो लैंथेनाइड वाला है 95% रहेगा, और जो अन्य तत्व लेंगे वो 5% है। समझ में आया? इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने का है नहीं, इतना बस याद रखो। क्लियर हो गया? लैंथेनाइड के तत्व अन्य तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लैंथेनाइड मिश्र धातु। लैंथेनाइड लगभग कितना परसेंट रहेगा? 95%, और बाकी जो अन्य धातु मिला रहेंगे वो 5%। हो गया 100%। समझ आया? उसके बाद आ जाएगा इसका गुण। ये कठोर होगा, चिंगारी भी उत्पन्न करता है। जैसे दो पत्थर आपस में टकराते हैं ना तो चिंगारी निकलती है ना, वैसे ये चिंगारी उत्पन्न करता है। समझ में आया? उपयोग, गैस की लाइटर देखियो, जब जलाते हैं तो कई बार चिंगारी निकलता है ना, वही है। समझ में आया? गैस की लाइटर में इसका उपयोग होता है, और इस्पात वगैरह में भी होता है, जैसे स्टील प्लांट में, इस्पात जगह में। समझ में आया? क्लियर हुआ लैंथेनाइड मिश्र धातु? इसमें और कुछ भी नहीं है। अगला है लैंथेनाइड के बारे में समझ गए, अब आ जाएगा एक्टिनाइड। लिख लोगे ना इसको? लैंथेनाइड कितना रहेगा? 95%, और अन्य तत्व कितना रहेगा? 5%। याद रहेगा? अब क्या बचा? लैंथेनाइड से रेडी हो गया। अच्छा, उपयोग में क्या बताया था? गैस या लाइटर में, गैस के लाइटर, गैस लाइटर में ना, गैस का जो लाइटर आता है देखियो ना, उसी में उपयोग होगा। सिगरेट का भी लाइटर में होता है, सिगरेट जलाते हो ना, तुम लोग कैसे जलाओगे क्या पता, चुप चुप जला भी लेते होंगे। ठीक, उसके बाद एक और बता, इसमें क्या बताया था? और इस्पात, इस्पात उद्योगों में, इस्पात उद्योगों आया। देखो, लैंथेनाइड मिश्र धातु समझ में आ गया। लैंथेनाइड संकुचन पढ़े है ना, एक्टिनाइड संकुचन भी होता है, लेकिन वो है नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्टिनाइड के बारे में जानना है। लैंथेनाइड खत्म, अब क्या बचा? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड के बारे में पहले ही पढ़ा दिया। लैंथेनम से स्टार्ट होता है इसलिए लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं, एक्टिनम से स्टार्ट होता है इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। पढ़ा दिया इसको। एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व को एक्टिनाइड कहते हैं। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक अपने को पता है, कहां से कहां तक है? थोरियम कितना है? 90। लॉरेंशियम का कितना है? 103। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक
कौन से आवर्त में आएगा ये? 7। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बता दिया हूं, क्या रहता है? n-2f 0 से लेकर 14, n-1d 0 से लेकर 2 और ns ये भर चुके हैं ना पूरा। एक क्लास में बताया था, बहुत ज्यादा लंबा क्लास भी हुआ है, उसको देख लेना। ठीक, समझ में आ गया? अब सिर्फ यहां पर एक चीज बताना है, एक्टिनाइड की विशेषता, जिसको मैं वहां नहीं समझाया हूं। लेंथेनाइड की विशेषता बताया था, याद है? भौतिक अवस्था पढ़ाया था, चुंबकीय गुण, रंगीन आयन, ऑक्सीकरण अवस्था। यहां पर ये रेडियोधर्मी होते हैं, ये फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे ना, ये रेडियोधर्मी होते हैं और सभी के सभी क्या है? धातु है। समझ में आया? सभी क्या है? धातु। क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो अधिकांश यौगिक है, अधिकांश यौगिक क्या होंगे? अनुचुंबकी। क्या होंगे? अनुचुंबकी। 5वां, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। समझ में आया? क्लियर हुआ पूरा टॉपिक? ये तो हमने पहले से पढ़ लिया था, रिवाइज बस हुआ है। ठीक, क्योंकि मिश्र धातु के बारे में पहले से जानते हैं, सिर्फ इस बार लेंथेनाइड के बारे में बताना पड़ा। लेंथेनाइड रहता है और अलग से और तत्व रहेगा, तो लेंथेनाइड की भागीता 95%, बाकी जो तत्व मिलाएंगे वो 5%। आया? इसका उपयोग समझ में आ गया। उसके बाद क्या जाने? एक्टिनाइड आया। एक्टिनम से स्टार्ट है इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी बोल देते हैं, और ये चीज हमने पहले से पढ़ रखा है। विशेषता बस बताया, विशेषता में कुछ खास है नहीं। रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, सभी के सभी धातु है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। और एक एक चीज को हम पहले समझ चुके हैं, संकुल यौगिक क्या चीज है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। अनुचुंबकीय के बारे में भी पहले जान चुके हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी समझ चुके हैं, धातु भी समझ चुके हैं। रेडियोधर्मी बस बचा है, वो फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 30 में डिटेल। समझ में आया? ठीक, कर लोगे इतना? अगला है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता। दोनों क्वेश्चन 2024 का है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता। समानता बता लोगे क्या समानता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में? कुछ थोड़ी बहुत लॉजिक लगाओ, बताओ जल्दी बताओ। दोनों मिश्र धातु है और नहीं पता? अच्छा ये बताओ तो मुझे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से ब्लॉक में आता है? अरे अरे कल वालों, एफ ब्लॉक में 6 ब्लॉक वाले हो, ब्लॉक सिर्फ 4 है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो पहला समानता समझ में आया? लेंथेनम और एक्टिनम दोनों ही कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक, पहला। दूसरा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? एफ कक्षक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? एफ कक्षक। दोनों ही लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन दर्शाते हैं, अब भी बताया था। 3 समानता, ऐसी हो गया, 3 नंबर का पेपर में आएगा। फिर भी और बता दे रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बता दिए। हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हो, NH2 N-1 0 से लेकर 14। सही है? देखो दोनों में कॉमन क्या है? NH2 N-2 F 0 से लेकर 14, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। समझ में आया? और ये तो बता दिया, दोनों ही क्या प्रदर्शित करते हैं? लेंथेनाइड संकुचन और एक एक्टिनाइड संकुचन। लेंथेनम वाला लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनम वाला एक्टिनाइड संकुचन। आया? अच्छा, और दोनों ही अंतः संक्रमण तत्व है। दोनों ही क्या है? अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के अंदर वाले कोश में प्रवेश करता है। उपांत्य कोश के अंदर वाले कोश में, मतलब जैसे 4F 5D 6S है, डी ब्लॉक है, और ये तो खैर आवर्त हो गया, आवर्त हो गया। डी ब्लॉक के अंदर ही, डी ब्लॉक के अंदर ही कौन है? एफ ब्लॉक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अंतर संक्रमण तत्व। इसको जब परिभाषा पढ़ाया था उस टाइम भी बता दिया था। समझ में आया? उपांत्य कोश के अंदर में ही आता है, इसलिए अंतर संक्रमण तत्व भी कहते थे।
समझ में आया पूरा समानता? दोनों कौन से ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक। दोनों कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ कक्षक में। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा। दोनों को ही क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण तत्व। दोनों ही क्या है? अंतर संक्रमण तत्व। और दोनों ही क्या प्रदर्शित करते हैं? बताओ ना। लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन। समझ में आ गया? ये हो गया समानता। अब इसी प्रकार से अंतर कर लोगे क्या? बताना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से अंतर को। ऐसे में ना टाइम जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में आता है। सिलेबस में है नहीं मतलब ऐसे थोड़ी ना। हमने लैंथेनाइड पढ़ा ना, एक्टिनाइड भी पढ़ा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो तुम खुद बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि सामने जो पढ़ा रहे पूरा का पूरा जितना टाइप से क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन नहीं संभव है। गणित में पढ़ रखे हो ना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिनका समांतर समान हो, एक क्वेश्चन करवा दिए, अब उसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अब बोलोगे सर हमको तो इस ये वाला नहीं करवाए थे, तो गलत बात। वैसे ये भी है, लेंथेनाइड में पढ़ा दिया, एक्टिनाइड भी पढ़ा दिया, अब दोनों में अंतर है तो खुद से बनाने की कोशिश करो ना। छोड़ दो, मुझे पता है। देखो ये कहाँ प्रवेश करता है? 4f। ये कहाँ प्रवेश करता है? 5f। दूसरा ये +3 ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताया था याद है। और अन्य भी प्रदर्शित करते हैं जैसे +2 +4, लेकिन +3 ज्यादा मुख्य है और इसमें ज्यादा ऑक्सीकरण दर्शाता है, याद है। इसमें ज्यादा ऑक्सीकरण। मैग्नीज के बाद वाला याद आया कुछ? प्लेटिनम भूल गई, कोई बात नहीं, पिछला क्लास रिवाइज नहीं करोगे तो यही हाल होगा। इसमें बताओ ये संकुल यौगिक बना पाता है कि नहीं बना पाता है? संकुल यौगिक बनाते हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? कम। किसकी तुलना में? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा और इसमें प्रवृत्ति कम। ये प्लेटिनम के बाद ही बना पाता है क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण रहता है। बताया था याद है, भूल गए, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। चौथा, ये कहां से स्टार्ट है? लैंथेनम। लैंथेनम के बाद आता है इसलिए लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और ये एक्टिनम के बाद आता है इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। कितना अंतर हुआ? 4 अंतर। 3 नंबर में ही तो आएगा। एक और, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाता। ऑक्सो आयन नहीं बनाता, ये ऑक्सो आयन बनाएगा। ऑक्सो आयन बनाएगा, ठीक। यूरेनियम सुने हो? 10 मिनट। अच्छा ले जाना। समझ में आया कि नहीं आया? ये नोट करो इसको। अरे यार चलो, हो गया, ऑन हो गया। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले समझना। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट। ये बनता कैसे है उसको समझना। फेरस Cr2 और O4, ये कई जगह ऐसे भी लिखा रहेगा फेरस Cr2O3, ये भी माना जाता है ना, लेकिन हम इसकी मदद से बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रोमाइट। ये सिर्फ क्या है? क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क समझना ध्यान से। ये क्या है? क्रोमाइट अयस्क। पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे बनता है? क्रोमाइट अयस्क की मदद से। सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क को किस में बदलेंगे? सोडियम क्रोमेट में। क्रोमाइट अयस्क पहले किस में बदलेगा? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट जैसे ही बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट बना देंगे। सोडियम डाइक्रोमेट जैसे ही बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट बना देंगे। आया? 3 प्रोसेस में होगा। पहले क्या बनाएंगे? क्रोमाइट अयस्क को किस में बदलेंगे? सोडियम क्रोमेट। क्रोमाइट अयस्क का पहले किस में बदलेगा? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट दूसरे नंबर पर किस में बदलेगा? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट किस में बदलेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट।
CrO4 Fe, ये है, ये क्या है, क्रोमाइट, क्या है, क्रोमाइट। इसको बदलेंगे किसमें, सोडियम क्रोमाइट, किसमें बदलेगा, सोडियम क्रोमाइट। सोडियम क्रोमाइट किसमें बदलेगा, सोडियम डाइक्रोमाइट, और सोडियम डाइक्रोमाइट से क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमाइट। समझ में आया। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र नहीं लिखवाया, K2Cr2O7 होता है, याद रखना, K2Cr2O7। 4 बार F, ये क्या है, अरे देखो ना, क्रोमाइट अयस्क, कहाँ फेरस लगा है, क्या है ये, क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क। इसको क्रिया करवा देंगे सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ क्रिया करवा देंगे सोडियम कार्बोनेट, साथ में वायु की उपस्थिति में, कितना, 7 टाइम्स। ठीक, वो ये मैं बैलेंस करने के लिए लिया हूं ना, क्योंकि अगर रिएक्शन एक एक करके अभी समझाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम खींच जाएगा कि कैसे कैसे हुआ, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि कितना कितना मात्रा में लेना है। आया, बताओ, क्रोमाइट अयस्क है, बदल किस में रहे, सोडियम क्रोमेट, किस में बदल रहे हैं, सोडियम क्रोमेट। तो Na2Cr O कितना हो जाएगा, 4, Na2Cr O4 कितना टाइम्स आता है, 8 बनेगा। ठीक, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 यहीं से आ गया, समझ में आया। प्लस जो भी अलग होगा उसको अलग कर दो, Fe2O3, क्या क्या अलग होगा, Fe2O3, प्लस एक चीज और अलग होना चाहिए यहाँ पर, क्या है बचे यार, हाँ 8 टाइम्स CO2 है, 8 टाइम्स CO2। समझ में आया। बताओ ये चीज बना, देखो सोडियम आया और इसको बोल रहे हो क्रोमेट, तो ये क्या है, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। पहला समझ में आया। क्रोमाइट अयस्क लिए, क्रोमाइट अयस्क को क्या बना दिए, सोडियम क्रोमेट। प्रोसेस यही है, क्रोमाइट अयस्क की सहायता से ही पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या है, सोडियम क्रोमेट बनाए। अब दूसरा क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट से, सोडियम क्रोमेट से क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अरे भी ना माते हो, सोडियम, सोडियम डाई क्रोमेट, क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट होगा। सोडियम डाइक्रोमेट किसकी मदद से बना रहे हो, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट क्या निकला है, Na, देखो ना क्या है वो माते, Na2Cr O4, Na2Cr O4 कितना टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स। किससे क्रिया करवा देंगे, कंसंट्रेशन H2SO4, किससे क्रिया हुआ, कंसंट्रेशन H2SO4। तो ये बनाना क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7 है, तो सोडियम डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा, Na2Cr2O7। समझ में आया। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा। अब बदल दो, किसके बदल देंगे, सोडियम से। समझ में आया, लिख ले, छाप ले, छाप ले, छाप ले। प्लस Na2SO4 और H2O बाहर हो जाएगा, Na2SO4 और H2। समझ में आया। ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम, देखो ना साफ साफ लिखा है। ये कौन से कलर में मिलता है, ऑरेंज। ये कौन से कलर में मिलता है, ऑरेंज। ये कौन से कलर में मिलता है, येलो, पीला। लास्ट प्रोसेस, सोडियम क्रोमेट से क्या बनाएं, सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाएंगे, पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बना देंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आया, चलो सोडियम डाइक्रोमेट लियो। सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, Na
CrO क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो साफ है पोटेशियम वाला कोई रहना चाहिए, तो पोटेशियम वाला क्या आ जाएगा अपना KCl। KCl में पोटेशियम है ना, बन गया। अब 2 बार चाहिए क्योंकि अपने में फॉर्मूला में क्या है K2, तो यहाँ भी K2 रहना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे K2Cl नहीं होता, 2KCl होगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा K2 और Cr2O7 बना कि नहीं बना पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो बच गया उसको अलग कर दो, 2 बार क्या है Na, 2 बार क्या है तो क्या बाहर हो गया 2 टाइम्स NaCl। समझ में आया। ये कौन से कलर में प्राप्त होता है, नारंगी। ये क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में आया कि नहीं आया पूरा चीज क्लियर। देखो लिए है क्रोमाइट, क्रोमाइट को पहले क्या बनाए, क्रोमाइट से क्या बनाए सोडियम क्रोमेट। अब जो सोडियम क्रोमेट बना उससे क्या बनाए सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट बना उससे क्या बनाए, और ये रहा। इस लाइन को एक लाइन में ऐसे लिख लेना पूरा प्रोसेस, ठीक क्लियर। अब इसका क्रोनिल क्लोराइड परीक्षण करवाना है। चलो देखो अगला है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। इसके पहले इसके गलनांक लिख लेना 669 केल्विन ना। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है, इसी की जांच करना है। परीक्षण मतलब जांच करना, परीक्षण मतलब जांच करना। कैसे जांच करना, कोई भी लवण है, किसी लवण में क्लोराइड मूलक की उपस्थिति का पता करने के लिए क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण लगाया जाता है। समझ में आया। जैसे K2Cr2O7 दिया है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इसमें क्लोराइड है, क्लोराइड है कि नहीं ये जांच करना है। तो किसी भी यौगिक में या किसी भी लवण में क्लोराइड मूलक की परीक्षण करने के लिए क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण उपयोग किया जाता है। समझ में आया। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट समझ में आया। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया किसकी मदद से थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट किसकी मदद से, देखो क्रोमाइट अयस्क से क्रोमाइट अयस्क का उपयोग की होना। क्रोमाइट अयस्क से क्या बनाए सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है। सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क लिए, क्रोमाइट अयस्क से क्या बनाए सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट को बदल दिए सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट को बदल दिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। आया, अरे माते हो गया, समझ में आया। अब आ जाते हैं इसके रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण लिखे हो, रासायनिक गुण वही है ना रासायनिक गुण में। देखो रासायनिक गुण में मैं पहला चीज करवा देता हूं क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। पहला क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, यही तो लिखे हो ना, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण किए हो। क्या किए थे क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में, देखो किसी भी लवण में क्लोरीन मूलक की उपस्थिति का पता करने के लिए क्या किया जाता है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण लगाया जाता है। पता है कल मैं रिएक्शन लिखवाया था, वो रिएक्शन बैलेंस नहीं करवाया था, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन आज लिख लेना। क्या लिए हैं K2Cr2O7 क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है। प्लस इसकी क्रिया करवाएंगे H2SO4 से। किससे करवाते हो H2SO4, H2SO4 करवाए हो। प्लस उसमें KCl लिए थे, KCl की जगह हम एक चीज और यूज कर सकते हैं NaCl, दोनों में कर सकते हो चलेगा, या तो KCl लो या NaCl लो, दोनों के साथ प्रयोग होता है। मैं लास्ट में दोनों रिएक्शन लिखवा दूंगा, एक बार NaCl के साथ और एक बार KCl के साथ। तो बात मत करो नहीं तो पिट जाओगे। देखो याद रखना कि क्या क्या बन रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिए H2SO4 से क्रिया करवाते हैं कंसंट्रेशन H2SO4, NaCl लिए या तो KCl भी उपयोग कर सकते हैं। क्या बनाएगा 2Cr2 नहीं
CrO2 Cl2 बनाए हो इतना, प्लस NaHSO4 NaHSO4 3 टाइम्स में 3 टाइम्स हो जाएगा आपका H2, खैर इसको बैलेंस में बता दूंगा मैं, H2O, और एक मिलेगा KHSO4 KHSO4। कंफ्यूज मत हो ना तुम लोग, KCl वाला ली हो इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन अलग होगा, कल KCl लेकर बताया था ना तो वहां अलग उस रिएक्शन। क्या क्या लिए क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में, क्या लेना है सबसे पहले, पोटेशियम Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, किसके साथ क्रिया करवाओगे, H2SO4 प्लस NaCl, इसके साथ क्रिया होगा, क्या क्या बनाएगा, क्या क्या बनाता है, CrO2 Cl2 CrO2 प्लस में NaHSO4 NaHSO4 प्लस H2O प्लस H2 प्लस, बताओ बताओ जल्दी बताओ, KHSO4, देखो इसमें NaHSO4 इसमें KHSO4, ठीक, पोटेशियम यहां से मिला सोडियम वहां से मिला, आया। अब बस रिएक्शन बैलेंस कर लेना, यहाँ कितना आया था, 4 बार NaCl लेना पड़ेगा, इधर 6 बार H2SO4 ले, तुम बैलेंस करके अब देख लेना, ठीक, मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2, बैलेंस कर लो, बैलेंस है, क्रोमियम 2 बार क्रोमियम 2 बार, और क्या बचा, पोटेशियम 2 और इसमें भी पोटेशियम 2, सल्फर 6 सल्फर 4 और 2 6 कंप्लीट, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 3 एकम 3 8 और 3 11 4 चौक 16 16 और 11 26 26 और 4 30 4 दूनी 8 9 10 11 4 चौक 16 27, ठीक 27 होगा, हाँ 27 और 4 31, ठीक 6 चौक 24 24 और 7 31, बैलेंस है, 6 दूनी 12 बार हाइड्रोजन और 4 3 दूनी 6 4 10 11 12 कंप्लीट हाइड्रोजन, समझ में आया। ये कौन से कलर में प्राप्त होता है, लाल भूरा वाष्प, लाल भूरा रंग का वाष्प प्राप्त होता है, समझ में आया, लाल भूरा रंग का क्या प्राप्त होगा, वाष्प। अब देखो इसकी क्रिया हम करवा देंगे क्षार के साथ, क्या मिला है, CrO2Cl2 CrO2Cl2, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, क्षार, क्षार मतलब NaOH, इसको लो 4 टाइम्स, ठीक, कितना आएगा 4 टाइम्स, क्या बनाएगा, Na2CrO4 Na2CrO4 प्लस में बनेगा 2NaCl प्लस में 3 टाइम्स H2 3 टाइम्स H2 आया, ये क्या मिलेगा, हल्का पीला रंग, इसमें आएगा डार्क नहीं हल्का, समझ में आया, ये कौन सा कलर में मिलेगा, हल्का पीला। लास्ट एक बार इसकी क्रिया और करवाएंगे, किससे, लेड एसीटेट, क्या मिला है, Na2CrO4, किससे क्रिया करवाएंगे, Pb, लेड आ गया, और CH3CO होगा, कितना बार लिए हैं, थ्राइस 2 बार, कितना बार आएगा, 2 बार, क्या बनाएगा, क्या बनाए, हाँ PbCrO4 बना है, प्लस क्या बाहर होगा, CH3 Na बचा है ना, तो क्या हो जाएगा Na, समझ में आया, ये मिलता है पीला रंग, पीला अवक्षेप, समझ में आया, क्लियर। अब यही प्रयोग अगर देखो मैं बताया था ना, NaCl की जगह क्या लेना है, KCl भी ले सकते हो, तो देखो अगर KCl लिए K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस 6 टाइम्स H2SO4 आएगा, और 4 बार NaCl की जगह
4 बार KCl आ जाएगा, क्या बनाएगा 2 टाइम्स Cr2O2Cl2 बना, प्लस 6 टाइम्स KHSO4 यहाँ बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पोटेशियम और यहाँ पोटेशियम, यहाँ अलग अलग क्यों बनाया NaH KH इसीलिए बनाए हैं क्योंकि Na और K दोनों आए हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिया, यहाँ भी पोटेशियम यहाँ भी पोटेशियम, इसीलिए डायरेक्ट 6 टाइम KHSO4 दे देता है, प्लस में 3H2। समझ में आया, क्लियर हुआ, बैलेंस कर लेना, ये वैसे ही ऑलरेडी बैलेंस है, इसको मैंने बैलेंस करके ही बताया है। समझ में आया कि नहीं आया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिए, 6 बार H2SO4 लिए, 4 बार NaCl लिए, तो ये लाल भूरा वाष्प प्राप्त होगा, उसकी क्रिया फिर से किससे करवा दिए, क्षार से, तो हल्का सा पीला रंग आएगा, उसकी क्रिया किससे करवा देंगे, लेड एसीटेट से, तो हमें पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, और यही प्रयोग अगर हम किसके साथ करें KCl, तो ये वाला रिएक्शन देगा। क्लियर है, नोट। चलो देखो, ये रासायनिक गुण का कुछ और पार्ट्स है। अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाते हैं K2SO4 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की, Cr2O7 है 2 माइनस, ये बैलेंस्ड है ना, मैंने पहले से बैलेंस करके रखा है, अलग से नहीं है। Cr2O7 2 माइनस है और उससे क्या बना है Cr+3, मतलब समझना ध्यान से, हाँ अम्लीय माध्यम में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है क्या होता है, Cr से Cr+3 बनाता है। ये हुआ कैसे, इसको समझना ध्यान से। देखो मेरे पास क्या है, बल का Cr, लोमड़ी चालाक है, सुनो ये Cr+3 है, ध्यान समझना, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण होता है -2 होता है क्या, -2, अपने को इसका पता करना है तो उसको क्या मानेंगे, x मानते हैं, बीच में लगाएंगे प्लस, ऑक्सीजन का -2 7 बार है तो माइनस का 14 हो जाएगा, होगा, और ये माइनस का ये 2x, देखो क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम को माने x, तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन पर -2 और 7 बार है तो 7 दूनी माइनस का 14, बराबर इस पर चार्ज कितना दे रखा, -2, कितना दे रखा है -2। अगर मैं -14 को इधर लेकर जाऊं तो क्या बनेगा, +14, तो यहां से मुझे मिलेगा 12 और 2 6 12, तो इस पर कितना आएगा +6 आया, कितना आएगा +6, 2 तिया आया। अरे इसको ऐसे बताया ना, ये -14 है, इधर गया तो +14, तो 14 में 2 घटाया तब कितना आया 12, तो 6 दूनी 12, मतलब इस पर ऑक्सीकरण कितना पता चला +6, इस पर कितना है 6 और इधर कितना है 3 आया, इसमें ऑक्सीकरण निकालने आ जाएगा, ये हमने पहले से सीख रखा है, ये इस साल इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, फिलहाल यहाँ इसलिए बेसिक बस बता रहा हूँ। क्रोमियम x माने 2 बार इसलिए 2x हो गया, फिर ऑक्सीजन पर रहता -2 और यहाँ ऑक्सीजन पे कितना रहा 7, तो -14 बराबर इस पर टोटल चार्ज कितनी दी है -2, तो -2 -14 इधर गया तो +14, 14 में 2 घटाया तो आ गया 12 और 2 6 12, तो इस पर कितना आ गया 6, 6 से क्या हो गया +3, ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन, ऑक्सीकरण, अरे अकल वालों 6 से +3 हुआ है तो अपचयन नहीं होगा, कितना हुआ, क्या हुआ है अपचयन, क्या हुआ है अपचयन, समझ में आया, कितना इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ, 6 से क्या हुआ 3, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस करो, क्रोमियम यहाँ कितना बार, यहाँ क्रोमियम कितना बार, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2, अब 1 इलेक्ट्रॉन पर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 क्रोमियम पर 3 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 क्रोमियम पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो ऑक्सीजन देखो 7 बार है, कितना है 7 बार, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा H2O लगाना पड़ेगा, कितना टाइम्स 7, और ये बैलेंस, समझ में आया, देखो जितना बार ऑक्सीजन कम रहता है उतना बार क्या लगाते हैं H2O, जोड़ते हैं, इधर ऑक्सीजन कम था कितना बार 7, तो इधर कितना बार ऑक्सीजन लाए 7 बार H2O ला दिए, तो 7 दूनी 14 बार क्या हो गया हाइड्रोजन, तो इधर क्या लगा देंगे 14 बार H+, अब देखो पूरी तरह से ये बैलेंस्ड है,
यहाँ 7 बार गलती से गलत कर गए। समझ में आया? अब क्लियर? रिएक्शन बैलेंस करना 11th क्लास में जाकर सीखो, 12th में डायरेक्ट मैं बताऊंगा। समझ में आ गया ना कैसे कैसे हुआ है बैलेंस? क्रोमियम था, ऑक्सीकरण है 6, तो इस पर +3, 6 से क्या हुआ +3, तो इसको जब हमने बैलेंस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन 7 बार है तो इधर 7 बार H2O जोड़ दिए क्योंकि इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो अब उसके कारण हाइड्रोजन बिगड़ गया, 14 बार हाइड्रोजन आ गया, इधर है नहीं इसलिए 14 बार H+ कर दी और देखो हो गया बैलेंस। अब इसमें नहीं बताऊंगा, इसको वैसे ही समझोगे। आयोडाइड आयन के साथ क्या करेंगे, Cr2O7 2- है, इस पर भी सेम होगा, समझ जाओगे ना कंफर्म? हाँ ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस वाला है। देखो उसके बाद आयरन 2 विलियन, ये भी रिएक्शन वही है। रिएक्शन को अब तुम लोग देख लेना, नोट कर लेना और याद कर लेना कैसे कैसे बैलेंस हुए। दोनों रिएक्शन सेम ही है ना। देखो इसमें भी 14 बार H+ है, इसमें भी 14 बार H+ है। यहाँ पर सिर्फ आयोडाइड को किससे रिप्लेस किया गया है, फेरस से, 2+। देखो यहाँ पर क्या रहता, +6 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता, 6 से क्या हुआ है 3 हुआ, 6 से 3, लेकिन यहाँ बैलेंस किए तो 2 बार इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 क्रोमियम हो गया, तो एक क्रोमियम पर 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन आता। अब इलेक्ट्रॉन तो कट गया, खैर यहाँ देखो आयोडीन कितना है 6 बार, और यहाँ पर आयोडीन 2 बार, तो इसलिए क्या किया सामने में 3 का गुणा तो हो गया 3 दूनी 6 आया। अब ऑक्सीजन चेक करो, 7 बार है तो इधर 7 बार H2O लगा है। अब हाइड्रोजन 7 दूनी 14 हो गया, इसलिए 14 बार H+ आ गया आया। सिर्फ हमें बैलेंस किसको करना पड़ा, आयोडीन, यहाँ पर I- में लिए और यहाँ I2, मतलब -1 से क्या हुआ है 0, -1 से क्या हुआ है 0, इस पर 0 है ना, मतलब ऑक्सीकरण हुआ, इस पर क्या हुआ है ऑक्सीकरण। समझ में आया? -1 था, -1 से 0 बढ़ा है मतलब ऑक्सीकरण हुआ आया। क्लियर? अब बैलेंस बस करना पड़ा है, बैलेंस को तुम लोग देख लेना, 3 दूनी 6 और इधर 6 बार आई। समझ में आया? वैसे ही इस वाले रिएक्शन में देखो फेरस लिए हैं, फेरस 2+ से क्या बना 3+, मतलब इधर एक बार इलेक्ट्रॉन आता। पूरा बैलेंस करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन उसको घर में तुम लोग आराम से करते रहना। इसमें भी कितना है +6, +6 से +3 हो गया। ऑक्सीजन 7 बार, तो 7 बार H2O, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, सब में एक चीज तो कॉमन है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए हैं। 7 बार ऑक्सीजन है तो 7 बार H2O लगाए, और 14 बार हाइड्रोजन हो गया तो 14 बार H+। यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है ना, यहाँ कौन आता है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की जगह सबको रिप्लेस कर दिया। 6 बार आयोडीन लिए तो आयोडीन माइनस, इसमें फेरस लिए तो फेरस आया, 6 बार फेरस 6 बार आयोडीन। समझ में आया कैसे बैलेंस हुआ है? इसमें अब ये रिएक्शन अलग होगा, ये रिएक्शन अलग है। Cr2O7 है 8 बार H+, 3 बार H2S, 2 टाइम्स Cr+। यहाँ और आ चुका है ना 2 बार हाइड्रोजन। अरे चलो देखो ये कितना है +6 होगा, 7 बार क्या है, तो यहाँ 7 बार क्या लाए, हो गया बैलेंस ये 7 बार H2। अब देखो 7 दूनी 14 बार कौन हाइड्रोजन, तो इधर 14 बार H+ आना था, लेकिन 3 दूनी 6 बार हाइड्रोजन तो पहले से है, तो कट जाएगा ना 6 बार, तो कितना बचा 8 बार ही बचा, तो ये बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस। क्या बचा 3 बार सल्फर, तो इधर 3 बार सल्फर एक्स्ट्रा। अब आया, पूरा रिएक्शन एक एक करके समझाता तो अच्छा होता, लेकिन टाइम बहुत खींच जाएगा। एक रिएक्शन में मैं पूरा समझा दिया हूँ कैसे कैसे हुआ है। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो सब में जो ले रहे हो उसको 6 बार करके बैलेंस करना। आया कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन लिए तो 6 बार क्या लगाए आयोडीन, तो इधर आयोडाइड लेना पड़ेगा I2, क्योंकि I अकेले तो नहीं रहेगा, इसलिए 3 दूनी 6 बैलेंस। यहाँ पर फेरस है, 6 बार फेरस लिए तो इधर फेरस अकेले हो सकता है, तो 6 बार F ही लगा दिए सीधा, नहीं तो उसको भी ऐसे लिखते, अगर नहीं बन पाता तो 3Fe2। समझ में आना कैसे बना? अब ये रिएक्शन देख लेना, K2Cr2O7 है 4 बार, ये इस टाइप का रिएक्शन इसके पहले में करवाया हूँ क्रोमिक क्लोराइड वाले में। उसके बाद Ki से क्रिया, Ki से क्रिया, ये रिएक्शन भी दोनों रिएक्शन सेम है। ठीक, रिएक्शन मैंने पूरा लिखवा दिया, नोट कर लो।
चलो क्या के लिए Cr2O7 2 ये रहता है Cr O7 2 क्या बनाता है Cr+3 क्या था Cr+3 इतना था। अब देखो बैलेंस कर देते हैं एक बार। क्रोमियम है इसका ऑक्सीकरण 2x -14 बराबर -2 क्रोमियम 2 बार है इसलिए 2x ऑक्सीजन पर -2 7 दूनी -14 बराबर -2 तो 2x बराबर -2 प्लस तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 क्योंकि ये बन जाएगा 12 और 2 6 आया तो इस पर कितना है 6 से क्या हुआ है +3 अब चयन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन का 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस कर दो यहाँ क्रोमियम 2 बार और यहाँ 1 बार तो 2 बार एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन आएगा क्या। ऑक्सीजन चेक करो कितना बार 7 बार 7 बार है लेकिन इधर ऑक्सीजन ही नहीं है तो 7 बार H2O लगाना पड़ेगा 7 दूनी 14 बार कौन हो गया हाइड्रोजन 14 बार हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन है क्या इसीलिए 14 बार क्या लगाएंगे H+। अब आ गया। अब बाकी रिएक्शन इसके हिसाब से बदल लो 6 बार आयोडीन कर दो और 6 बार फेरस लगा दो। आया मजा आया सरल है पिछली बार पूरे एक में ही बता दिए थे इसलिए ये 2020 का क्वेश्चन है। चलो मिटा दें। लास्ट टॉपिक बचा अपना पोटेशियम परमैग्नेट